हेलो एवरीवन, वेलकम टू द iTube क्लासेस। हमारे सामने है सितंदर सर से आज हम लोग जानने वाले हैं आईआर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशंस में आजकल हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, पड़ोसी मुल्क मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ? नहीं, हम लोग पाकिस्तान के एपिसोड को कभी और डील करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं श्रीलंका की। श्रीलंका के इकोनॉमिक कंडीशंस, श्रीलंका के जो आर्थिक हालात हैं वो बहुत खराब है। वहाँ बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, लोगों के जेब में पैसा नहीं है। इकोनॉमी यूं कहे तो पूरी तरह से डूब चुकी है श्रीलंका, जिसके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाले पैरामीटर्स ग्लोबल लेवल के थे। साउथ एशिया में एक काफी अच्छी कंट्री थी, मिडिल इनकम कंट्री थी, और उसके आज ये हालात हैं। तो इन सारे मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे सामने है सितंदर सर, उनके साथ। तो सितंदर सर, सबसे पहले आप ये बताइए श्रीलंका में हो क्या रहा है। देखिए सर, थैंक यू वेरी मच इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए पहली बात तो। और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, सबको मैं स्वागत करता हूं यहाँ पे हमारे नए सेशन में। तो सर, श्रीलंका की हालत देखिए किसी से छिपी नहीं है। और अल्टीमेटली श्रीलंका ने कल अपने आप को डिफॉल्ट भी डिक्लेयर कर दिया है। कि डिफॉल्ट का मतलब ये है कि हम लोगों से हमारा जो कर्जा है, बेसिकली जो डेट है, वो हम लोगों से चुकता नहीं हो पाएगा। तो आईएमएफ को बेसिकली उन्होंने हेल्प करने के लिए बोला है। तो हालत बहुत खराब है वहां पे। पेंडेमिक का समय भी चल रहा है, तो मेडिसिन नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के जो है 20-20 घंटे के कट लग रहे हैं वहां पे। और डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है उनके पास। मेरा सवाल आपके इस आंसर में ही छिपा हुआ है। इसका आपको क्या लग रहा है, अभी जो सरकार है वो राजपक्षे ब्रदर्स की है, यहाँ की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ने वाला है? और ये जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट इनका पड़ेगा, तो अ, आगे भी हम लोग बात करेंगे कि ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट इंडिया और इस पूरे रीजन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। सबसे पहले आप ये बताइए कि इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखिए अमितेश जी, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ें, चाहे आप ग्रीक्स को पढ़ें, रोमन्स को पढ़ें, चाहे आप टर्क्स को पढ़ें, किसी को भी पढ़ें, पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है एक्चुअली वो इकोनॉमिकल हिस्ट्री ही होती है। जब जब कोई भी सिविलाइजेशन या कोई भी एम्पायर जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है, तो वो पॉलिटिकली भी स्ट्रांग होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो अब क्योंकि श्रीलंका के अंदर अभी इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी हो गई है, तो वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना, इसका आराम से अंदाजा लगाया जा सकता है। और ऐसा हो भी गया है। 2-3 अप्रैल को ही वहां के 40 से ज्यादा मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि लोगों का प्रेशर उनके ऊपर था। बेसिकली वहां के इस समय की जो सरकार है वो माइनॉरिटी में चल रही है, लेकिन क्योंकि वहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, तो अपनी अभी वो रिजाइन नहीं कर रहे हैं। बेसिकली वहां पे इस समय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। कोई सरकार वहां पे एज सच नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए एक सिंबॉलिक सरकार है। लास्ट वीक वहां की जो सरकार है, राजपक्षे सरकार, उसने अपोजिशन को बोला, इनवाइट किया कि आप भी आइए हमारे साथ सरकार में और हम लोग मिलकर कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। अब ये अपोजिशन को भी पता है कि वहां पे इस समय सोल्यूशन है नहीं, सारे दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं। और उन्होंने मना कर दिया कि हम आपके साथ नहीं आएंगे, आप अपना देखो। अ, सर, मेरा ये एक पॉलिटिकल साइंस में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं लेजिटिमेशन क्राइसिस का। तो देखिए, सरकार से अभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं श्रीलंका में कि सरकार उनको फूड सब्सिडी कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्टिलाइजर सब्सिडी प्रोवाइड करे, फ्यूल सब्सिडी प्रोवाइड करे, क्योंकि इन चीजों की किल्लत है। बेसिक जो आइटम्स है उनकी किल्लत है अभी श्रीलंका में। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम यह है कि श्रीलंका पर बहुत सारा कर्जा भी लगा हुआ है, तो उनको अपनी स्पेंडिंग है उसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो एक तरफ फिजिकल डेफिसिट जैसी चीजें हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट जैसी चीजें हैं, दूसरी तरफ लोगों की डिमांड को पूरा करना है। ये एक लेजिटिमेशन क्राइसिस का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। श्रीलंका जो ये फेस कर रहा है लेजिटिमेशन क्राइसिस, आपको क्या नहीं लगता कि ये उसकी डेमोक्रेसी के लिए एक खतरा हो सकता है? देखिए, ये जो सवाल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये आकलन के बेसिस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि क्या श्रीलंका इसके चलते डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ सकता है। आपको इकोनॉमिक पैरामीटर्स को ठीक करना है, खर्चा कम करना है, लोगों पर जो सब्सिडी यूज होती है उसको आपको कम करना है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो
तो पॉलिटिकल उसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपकी सरकार चली जाएगी। तो आपको क्या नहीं लगता कि श्रीलंका डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ सकता है या हालात और भी खराब हो सकते हैं? देखिए सर, अगर आप इफेक्टिवली तौर पे देखो तो वहां के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो चाहे वो इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस हो, उन सभी के ऊपर पूरी तरह से जो राजपक्षा जी हैं, इनकी ही फैमिली का वहां पे कंट्रोल है। ये चारों भाई हैं, चारों बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं। उसके अलावा इनके भांजे, इनके कजन्स और इनके दूर के रिश्तेदार वहां पे पूरा कब्जा करके बैठे हैं। तो ये तो कहना कि वहां पे एक बहुत बढ़िया तरह की डेमोक्रेसी है, ऐसा तो वहां पे पहले भी नहीं है। जब हम लोग डायनेस्टी रूल की बात करते हैं तो श्रीलंका में डायनेस्टी रूल एकदम वो टॉप लेवल का होता है। हम लोग इंडिया में डायनेस्टी की बात करते हैं और नेपोटिज्म की बात करते हैं, श्रीलंका से बेस्ट एग्जांपल आपको दुनिया में कहीं देखने को मिलेगा नहीं। हम बात यहां पे कर रहे हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस से क्या वहां पे हम लोग डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। अब डिक्टेटरशिप की जब हम लोग बात करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि एक वहां पे जो हिटलर जैसा राजा होगा, वहां पे हर जगह आर्मी होगी, लोगों के पास फ्रीडम नहीं होगा, वो सारी की सारी चीजें हम लोग बेसिकली डिक्टेटरशिप के इस तरह से देखते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी के चोला ओढ़ के कुछ लोगों के हाथ में पावर होना और वो जो अपोजिशन के जो व्यूज होते हैं, पब्लिक के व्यूज को इग्नोर करके अपनी मर्जी को इंप्लीमेंट करना, वो भी एक तरह का डिक्टेटरशिप होता है। आज के समय में देखिए, वो अभी ये कोई 1950s का, 60s का, 1920s का दौर नहीं है जब आप किसी कंट्री को देख के बोल सकते थे कि यार ये तो डिक्टेटरशिप है। आज के समय में क्या है, जो पॉलिटिकल क्लास है या फिर जो एरिस्टोक्रेटिक टाइप के लीडर होते हैं, वो अपने आप को बाहर से यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि यस, वो अभी डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, क्योंकि एक इंटरनेशनल छवि बनाने की बात होती है। जब हम लोग महिंदा राजपक्षे की बात करते हैं, सबको पता है कि वो बहुत एटोक्रेटिक टाइप के लीडर थे जब वो वहां पे थे, प्रेसिडेंट थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करके उन्होंने अपने आप को अनलिमिटेड पावर्स दे दिया, राइट। कुछ समय के लिए जो है अपोजिशन के लीडर वहां पे आए, सिरिसेना जी आए, वो 2-3 साल के लिए वहां पे रहे, तो वो भी चले गए। अभी तो उनके ब्रदर प्रेसिडेंट हैं, वो वहां पे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ऑलरेडी श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, जिसकी वजह से पावर प्रेसिडेंट के हाथ में और प्राइम मिनिस्टर के हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो चुकी है। 1960s में भी श्रीलंका में इसी तरह का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था, इससे भी भयंकर वाला आया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि लोग वहां पे सड़कों पे आए और वहां की सरकार चेंज हो गई। 1970s में जब पूरी दुनिया में जब ऑयल क्राइसिस आया था, तो वहां पे जो है कम्युनिस्ट सरकार आई थी, वहां की जो पहले वाली सरकार थी उसको फेरबदल करके, और कम्युनिस्ट सरकार वहां पे आई तो उन्होंने वहां पे जो है थोड़े सोशल, आपको पता ही है जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स होती हैं वो एजुकेशन और वर्कर्स का वेलफेयर, वो सब्सिडी, स्टेट का रोल बहुत ज्यादा हावी हो जाता है पब्लिक लाइफ के अंदर में। तो ऐसा पहले भी हो चुका है श्रीलंका के अंदर कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से वहां पे पॉलिटिकल पूरा क्लास चेंज हो गया। और वो 1970s का एक दौर है श्रीलंका के अंदर, जब श्रीलंका को मजबूरी में आईएमएफ के पास जाना पड़ा था। हाँ, जब हम लोग डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, देखिए ऐसा डिक्टेटरशिप वहां पे होगा नहीं जैसा तालिबान की आप बात करिए या नॉर्थ कोरिया की बात करें। अगर वहां पे पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होता भी है तो वो भी एक लार्जर डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर में ही होगा। अब वो लीडर कितना उनकी रिस्पेक्ट करता है डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशंस की, वो एक अलग बात है। पर मेरा एक और सवाल इससे रिलेटेड ये है कि साउथ एशिया की पॉलिटिक्स पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, चाइना का इन्फ्लुएंस, क्योंकि चाइना के पास डीप पॉकेट से आपको पता ही है, तो चाइना का इन्फ्लुएंस कितना बढ़ सकता है और ये क्या भारत के लिए खतरे की घंटी है? जब 2005 या 6 के बाद की हम लोग बात करते हैं, जब महिंदा राजपक्षा जी वहां पे प्रेसिडेंट बने, और ये उन्होंने बिल्कुल पब्लिक ही बोला हुआ है कि वो इंडिया से कोई खास लगाव उनका है नहीं, राइट। क्योंकि जब वहां पे तमिल इशू हुआ, सिविल वॉर हुआ 2008 या 9 में, उसी के हीरो है वो, हाँ, राजपक्षे उसी के हीरो है। वो एंड हुआ। और इस समय जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, उस समय वहां के डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे वो, जब वहां पे तमिलियंस को मारा जा रहा था लार्ज स्केल पे, और बहुत बुरी तरह से ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ, वहां पे हजारों की संख्या में लोग डिसअपियर हुए। और इंडिया से लगाव है नहीं तो डेफिनेटली वो नेचुरली चाइना की तरफ टिल्ट हुए। और चाइना ने फिर वो डेट ट्रैप की हम लोग बात करते हैं, चाइना ने सस्ते में वहां पे लोन दिया, प्रोजेक्ट्स चलाए दुनिया भर के। और अब सारी जो समस्या एक्चुअली वहीं पे है, क्योंकि चाइना ने जो वहां पे प्रोजेक्ट बनाए, उनका जो जेस्टेशन पीरियड है वो बहुत लंबा है। कुछ प्रोजेक्ट जो है 2040 में कंप्लीट हो रहे हैं, कुछ 2045 में कंप्लीट हो रहे हैं।
अब वो जब कंप्लीट होंगे रेवेन्यू तो तब आना शुरू होगा ना वहां पे। लेकिन चाइना, श्रीलंका ने ऑलरेडी लोन अभी ले लिया श्रीलंका से, लेकिन आपको भैया इंटरेस्ट तो चुकाना पड़ेगा ना, चाहे प्रिंसिपल आपको बाद में चुकाना हो। अब इंटरेस्ट चुकाने के लिए आपके पास इनकम है नहीं, तो एक्चुअली जो वहां का ये जो इकोनॉमी के जो विशियस साइकिल शुरू हुआ ना, ये वहीं से शुरू हुआ। और जब एक चीज शुरू होती है तो फिर कई सारी चीजें वहां से निकलने लगती हैं। चाइना ने की अपॉर्चुनिटी देखी कि इस कंट्री के तहत मैं अपना कुछ नेवल बेस यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर सकता हूँ और इंडिया के ऊपर एक स्ट्रेटेजिकली दबाव बना सकता हूँ। एक चीज आप देखो तो 2008 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है ना वर्ल्ड ओवर, 2009, 2010, 2011, 12 के आसपास श्रीलंका की इकोनॉमी 8-10% से ग्रो कर रही थी। ग्रो करने का मतलब यह है कि वहां पे एफडीआई बहुत आ रहा था, 40% के लगभग एफडीआई उस समय सिर्फ और सिर्फ चाइना से आ रहा था। और उस समय इतना लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन हुआ श्रीलंका के अंदर। अगर आप कोलंबो में जाकर देखो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई, सुपर हाईवे एक्सप्रेसवे बनाए गए श्रीलंका के अंदर। अब वो एक्सपोर्ट को तो कोई ज्यादा बेनिफिट करते नहीं, वो तो लोकल जनता को ही बेनिफिट करेंगे ना, लेकिन लोकल जनता के वहां पे पास इतनी ज्यादा परचेसिंग पावर है नहीं। होना तो ये चाहिए था कि वो एक्सपोर्ट को जो है सपोर्ट करता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वो जितने भी उन्होंने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उससे कोई रेवेन्यू उनका आया नहीं। वैसे भी श्रीलंका के पास गिनी चुनी चीजें ही हैं जिससे वो रेवेन्यू कमाता है, टी हो गया, रबड़ हो गया, है ना, थोड़ा बहुत टेक्सटाइल हो गया। तो 40-45% के लगभग तो उनका जो फॉरेन एक्सचेंज आता है वो यहीं से आता है। तो और डाइवर्सिफाई उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को किया नहीं, तो धीरे धीरे इनकम कम होता रहा। लेकिन जो चाइनीज लोन थे, इंडिया से भी लिया हुआ था या दूसरी कंट्री से जो लिया हुआ है, लगातार देनदारी उनकी बढ़ती रही और वो सर के ऊपर जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस बढ़ता रहा। इंडिया के साथ ऑलरेडी हो चुका है 1990s में। तो हम लोग एक कंट्री से पैसा लेके दूसरे को उधार चुकाते थे, दूसरे से पैसा लेके तीसरे का उधार चुका रहे थे। तो कब तक होगा? अल्टीमेटली तो आखिरी पर्सन आपको पैसा देने से मना करेगा ना। वो लोग फूड भी इंपोर्ट करते हैं, वो लोग ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कुछ गिनी चुनी चीजें ही करते हैं। तो कोविड के चलते उनका टूरिज्म सेक्टर भी बहुत बर्बाद हुआ। तो एक चीज देखो वहां पे टूरिज्म सेक्टर, टी रबड़ सेक्टर, यहीं से उनका 45-50% के लगभग इनकम आता था। और 2019 में वहां पे जब अटैक हुए चर्चेस वगैरह के ऊपर, 200-250 लोग मारे गए। उसके बाद टूरिस्ट ने तो वैसे भी आना बंद कर दिया था। फिर उसके बाद ये कोविड आ गया, कोविड की वजह से वैसे इंटरनेशनल फ्लाइट बंद हो गई। एक बहुत बड़ा सोर्स जो इनकम का है श्रीलंका की वो है रेमिटेंस, जो श्रीलंकन्स बाहर जाके काम करते हैं वो पैसा वैसा वहां पे भेजते हैं। तो कोविड की वजह से क्योंकि वहां पे भी काम नहीं रहा तो वो लोग श्रीलंका के अंदर पैसा भी नहीं भेज पाए। श्रीलंका एक्चुअली बहुत बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर भी इंपोर्ट करता है बाहर से। तो जब उनका पैसा बाहर जाता है फर्टिलाइजर को लेके, तो किसी ने उनको सलाह दिया कि सर आप ऐसा करिए फर्टिलाइजर को बंद बैन कर दीजिए, जिससे हमारा जो फॉरेक्स है वो थोड़ा सा हम लोग सेव कर सकते हैं। तो 2016 के अंदर ही एक्चुअली ये बात चली थी। उस समय तो वहां पे राजपक्षा जी ही थे कि हम लोग फर्टिलाइजर को बैन करेंगे। हालांकि फर्टिलाइजर बैन नहीं हो पाया, लेकिन जब फर्टिलाइजर का इंपोर्ट कम हुआ तो वहां पे फार्मर की इनकम कम हो गई क्योंकि वो प्रोडक्शन कम हो गया। जब फार्मर प्रोटेस्ट करने लगे तो उन्होंने फार्मर को कंपनसेट करना शुरू कर दिया। तो फार्मर को जब कंपनसेट करोगे तो भैया उसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो उसके लिए फिर से उधार उठाना पड़ा। तो एक विशियस साइकिल टाइप का वहां पे पूरा बन गया। और फिर फाइनली जो आखिरी जो कील थी कब्र के अंदर, वो अभी 2021 में रही, कई जो कसर थी उन्होंने पूरी कर दिया। इन्होंने अपनी कहा कि हम लोग अपनी कंट्री को ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाएंगे। तो केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह जो भी हमारी कंट्री में आते हैं हम सबके को बैन करने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ने शिफ्टिंग कर दिया। सोच के देखिए, पेंडेमिक चल रहा है, ऑलरेडी उनकी प्रोडक्शन कम है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में उतनी प्रोडक्शन नहीं होती जितनी नॉर्मल एग्रीकल्चर में होती है। तो इन भाई साहब ने क्या किया, 2021 में कंप्लीटली ये कर दिया कि हम लोग अपनी कंट्री में ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। फूड प्रोडक्शन बहुत कम हो गया तो उनको वो इंपोर्ट करना पड़ा। इंपोर्ट के लिए आपके पास डॉलर होना चाहिए, तभी तो आप चीजों को इंपोर्ट कर पाओगे। श्रीलंका में जितने भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं या जो इकोनॉमिस्ट हैं, सबने इस मूव के अगेंस्ट में उनको बोला था, लेटर वगैरह लिखे सब कुछ, लेकिन उन्हें सबको इग्नोर कर दिया। तो अब मेरा अगला सवाल सितेंद्र से ये है कि सर ये बताइए इंडिया को क्या करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि इंडियन ओशन रीजन स्टेबल रहे, पीसफुल रहे। देखिए सर, ये जो क्वेश्चन है ना, जब इंडिया श्रीलंका की हम लोग बात करते हैं तो इसमें ना दो डायमेंशन हो गई हमारी। एक तो डायमेंशन होगी वो सिर्फ बायलैटरल डायमेंशन होगी, जिसमें हम लोग इंडिया और श्रीलंका का रिलेशनशिप के बारे में बात कर सकते हैं। एक फिर डायमेंशन हमारी जो है वो जियोपॉलिटिक्स वाली डायमेंशन हो गई, जिसमें हम लोग इंडियन ओशन में सिक्योरिटी कंसर्न और चाइना वाइना को लेके वो सब चीजें हम लोग कंसिडर करते हैं। तो पहले हम लोग को बायलैटरल चीजों को देखना पड़ेगा। श्रीलंका के अंदर वी नो वेरी वेल के बहुत बड़ी एक तमिल पॉपुलेशन भी रहती है,
उसमें कुछ श्रीलंकन तमिल्स भी हैं और इंडियन तमिल्स भी हैं। तो एक तो हमारा डोमेस्टिक रिलेशन वैसे ही तमिल्स की वजह से वहां पे शांति होना बहुत जरूरी है। सिविल वॉर के दौरान वहां पे क्या हुआ वो सबको पता है। इवन क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो गया, लोगों के पास इनकम नहीं है, तो अभी से इंडिया में रिफ्यूजीज आने स्टार्ट हो गए हैं, राइट। तो रिफ्यूजी वाली समस्या भी एक रहेगी जरूर। उसके अलावा जो वहां पे तमिल रीजन्स हैं, ऑलरेडी वहां पे तमिल रीजन्स दूसरे के रीजन्स की कंपैरिजन में बैकवर्ड है, क्योंकि वहां की सरकार उनके ऊपर फोकस करती नहीं है। अगर आप वैसे भी देखो तो हम लोग अपना नेबरहुड पॉलिसी है, कल्चर रिलेशनशिप है हमारे बहुत ज्यादा, तो इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि वहां पे सिचुएशन खराब हो। हम तो यही चाहेंगे कि बेटर हो, क्योंकि इंडिया के लिए भी वो बेटर है। और एक डेमोक्रेसी है बेसिकली, चाहे वो किसी भी तरह की डेमोक्रेसी हो, कम से कम एक प्रिंसिपल के तौर पे डेमोक्रेसी है। तो हम चाहते हैं कि वहां पे डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक जो चीजें हैं, वो वहां पे ठीक ठाक रहे बेसिकली। अब चाइना के एंगल को हम लोग कंसिडर करें, अगर जब से चाइना थोड़ा एक पावरफुल बनना स्टार्ट हुआ है, तो उसके एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को डेफिनेटली सब दुनिया ने अब देख ही लिया है। जिस तरह से वो हिमालय में गलवान समझ लीजिए या अरुणाचल प्रदेश में जो चीजें करता है, तो चाइना इंडिया को इमीडिएट तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म एज अ थ्रेट जरूर देखता है। और जब से इंडिया यूएसए और वो सब चीजें क्वाड वगैरह वो चीजें हुई हैं, तो चाइना चाहता है कि वो इंडिया को कहीं ना कहीं से उसके ऊपर दबाव बनाए। डायरेक्टली यहाँ तो हमें हिट नहीं कर सकता, बिकॉज हम भी अभी वो 1960s की पावर तो नहीं है भैया, अभी हम भी डिफेंस वाइज या जो भी हम बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। तो वो भी चाहता है कि हमारे ऊपर एक एक कम से कम साइकोलॉजिकल दबाव बने। श्रीलंका और चाइना जो है वो इंडिया को सराउंड करने की कोशिश करता है, चाहे वो कोकोस आइलैंड हो म्यांमार में, या वो श्रीलंका हो, या फिर जिबूती हो, या पाकिस्तान के थ्रू बेसिकली सराउंड करना चाहता है। यहां से एक हमारे लिए डेफिनेटली वो कंसर्न भी है। इकोनॉमिकली तो हम लोग डेफिनेटली इतनी ज्यादा उनकी हेल्प नहीं कर पाएंगे जितना चाइना कर पाएगा, लेकिन इकोनॉमी के ही सब कुछ नहीं होता है। अगर आप इकोनॉमी की बात करो तो जापान और चाइना आपस में सबसे बड़े इकोनॉमिक पार्टनर हैं। उसके बावजूद भी पॉलिटिकली अगर हम लोग देखें तो बहुत ज्यादा डिफर करते हैं। तो सिर्फ इकोनॉमिकल चीजें होने से दूसरी चीजें सही हो जाती हैं ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो इंडिया चाहता है कि वो जो इकोनॉमी वाला जो जो प्लस पॉइंट चाइना के पास है, उसको हम लोग दूसरी चीजों से जो है निगेट कर सकते हैं। कल्चरल वैल्यूज हो गई हमारी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हो गए, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप हो गए, या फिर ह्यूमैनिटेरियन जो हेल्प हम लोग वहां पे करते हैं, जैसे इंडिया ने अभी वहां पे ऑयल वगैरह भेजा। और तो एक गुडविल से हम लोग बेसिकली एक कंपीट भी नहीं कहूंगा, लेकिन गुडविल से कम हम एक अपनी पोजीशन वहां पे डेफिनेटली बना सकते हैं। अभी वहां के अगर आप सेंटीमेंट्स को देखो तो चाइना को लेके भी कोई बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं है, हालांकि इंडिया को लेके भी नहीं है। वहां की जो खासकर जो सिनेलीज पॉपुलेशन है, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट वगैरह चाइना ने चलाए थे वो सब बैकफायर कर गए हैं। और एक वहीं से शायद लोग ऐसा मानते हैं कि ये क्राइसिस भी कहीं ना कहीं से उसी की देन है, हालांकि और भी फैक्टर यहाँ पे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको क्या ये नहीं लगता कि ये फिर से हम लोगों को बताता है कि साउथ एशिया, जिसको हम लोग सार्क वाला रीजन कहते हैं, सार्क को रिवाइव करने की जरूरत है, रिवाइटलाइज करने की जरूरत है। चलो पाकिस्तान क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो तो बात की बात है, तो अगर पाकिस्तान नहीं तो कम से कम सार्क माइनस पाकिस्तान, जो सी राजा मोहन जिसकी बात करते हैं कि यार आप साउथ एशिया रीजन में इतनी गरीबी है, इतनी भूखमरी है, तो उसको मिटाने के लिए आप मिलकर क्या कर सकते हो। तो सार्क यहाँ पर कहा क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना तक इंपॉर्टेंट है, या ये सिर्फ यूपीएससी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रह गया? देखिए सर, जब ग्रुपिंग्स की बात आती है, ग्रुपिंग्स की सक्सेस को हम लोग लॉन्ग टर्म में तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में कितना पॉजिटिव इंपैक्ट होता है उसको कोई एज सच क्वांटिफाई बेसिकली बहुत ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते। और जहां तक सार्क की बातें आती है, उससे पहले तो टेबल पे सबको बैठ के ये सोचना पड़ेगा ना कि यार हमारे कुछ कॉमन कंसर्न भी हैं, कम से कम आप एक कॉमन ग्राउंड पे तो आइए, है ना। और बिल्कुल और डेफिनेटली यहाँ की जितनी कंट्री हैं, लगभग अगर आप देखें हमारी हिस्ट्री कॉमन रही है, हमारा कल्चर भी मोर और लेस जो है वो अगर आप मैक्रो लेवल पे देखें तो वो भी लगभग सेम रहा है। हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं प्रेजेंटली, सारी प्रॉब्लम वो ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम की देन है, तो अभी तक वो भी कंटिन्यू हो रही हैं। तो जब हमारी प्रॉब्लम एक जैसी है तो डेफिनेटली एक टेबल पे आके ये बात तो सोचना पड़ेगा कि सॉल्यूशन सबको मिलके ही यहाँ पे बनाना है, राइट। तो इंडिया यहाँ पे एज अ बिग ब्रदर का रोल जो है प्ले कर सकता है डेफिनेटली,
लेकिन जब इस ग्रुपिंग्स की बात, सबसे बड़ी बात यह ना यार, किसी की मदद करने के लिए आपके पास भी तो कुछ होना चाहिए ना। अब सब गरीब गरीब आदमी मिलके आपस में एक दूसरे की क्या ही मदद करेंगे भैया, तुम भी गरीब, मेरे भी कपड़े फटे हुए हैं, तुम्हारे भी, तो क्या ही हम दो दूसरे की हेल्प करेंगे। तो कम से कम पहले आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी तो बनाइए कि आप इकोनॉमिकली एक अच्छे स्टैंडर्ड पे अपने आप को लेके जाओ। अब अगर आप एब्सोल्यूट टर्म में बात करो तो ठीक, आप कह सकते हो कि इंडिया जो है वो एक बड़ी इकोनॉमिकल पावर है, लेकिन जब पर कैपिटा इनकम की बात करते हो, अभी भी इंडिया जो है अफ्रीकन कंट्री के साथ ही खड़ा होता है। चाहे आप सोशल इंडिकेटर की बात करें, पर कैपिटा इनकम की बात करें, अभी भी हम लोग, इवन बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम हमसे उनसे हमसे बेटर है। बिल्कुल। यस, इंडिया भी एक ऐसी पोजीशन में नहीं है कि यहाँ पे सारा सोल्यूशन इंडिया कहेगा कि चलिए मैं सारा सोल्यूशन निकालता हूँ। अरे भैया, हमारे यहाँ पे खुद इतनी सारी समस्याएं हैं। तो पहली बात तो इनको एक ऐसी खास स्ट्रेटेजी, कॉमन स्ट्रेटेजी तो बनाना पड़ेगा अगले नेक्स्ट 20, 30, 40 ईयर्स के लिए, कि हम लोग इकोनॉमिकली अपने आप को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो जब हम लोग सार्क की बात करते हैं, डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक, मैं तो इसको बोलूंगा ग्राउंड पे तो खैर कोई बहुत ज्यादा इसका रिजल्ट पहले भी नहीं था। पॉलिटिकली भी इन कंट्रीज के बीच में बहुत सारे इश्यूज हैं। और इंडिया श्रीलंका के अगर आप रिलेशन की बात करो तो हिस्ट्री में देखोगे तो बहुत सारा अप एंड डाउन रहे हैं, लेकिन सार्क का ग्राउंड लेवल पे आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा रोल है, लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, पोटेंशियल है। लेकिन उसके लिए सबको साथ मिलकर बैठना पड़ेगा। लेकिन जब तक वो चीजें नहीं होती तब तक तो डेफिनेटली यूपीएससी का ही टॉपिक है। सर, अब मेरा आखिरी सवाल के साथ मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन है कि एक सोसाइटी और एक पॉलिटिकल क्लास को, क्या ये श्रीलंका की क्राइसिस एक लेसन नहीं है कि आप जो अपना टाइम वेस्ट करते हो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स में, सोसाइटी में बेवजह के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। श्रीलंका में भी जो तमिलियन इशू है उसको डिसप्रोपोर्शनेटली श्रीलंका की सिक्योरिटी रेजिम में, सिक्योरिटी नैरेटिव में बहुत ज्यादा उनकी बातें होती थी। क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये एक लेसन नहीं है पॉलिटिकल क्लास के लिए और सोसाइटी के लिए भी कि आप सारे इश्यूज को तरजीह दीजिए? पैंडेमिक आ गया, उससे कैसे सुरक्षा मिले, हॉस्पिटल्स की कंडीशंस कैसी हो, और सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमी। क्योंकि आप इंडिया में भी जो मीडिया और पॉलिटिकल नैरेटिव हमेशा यही सब चलता रहता है, ट्रिपल तलाक, तो बुर्का इशू एंड ऑल। तो ये एक सोसाइटी और पॉलिटिकल क्लास दोनों के लिए एक लेसन है कि हमेशा एक ही इशू में, एक ही तरह के इश्यूज में बिजी रहना ये कॉस्टली हो सकता है। श्रीलंका इसका बेस्ट एग्जांपल है। श्रीलंका में भी हमेशा यही नैरेटिव चलता रहता है, सिक्योरिटी को लेकर, तमिलियन इशू को लेकर, और जेनोफोबिया की, फॉरेनर्स का इंटरफेरेंस है श्रीलंका में एंड ऑल। असली इशू श्रीलंका के लिए क्या हुआ, असली जो जिसके लिए श्रीलंका के लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात हो रही है, वो है कि वहां की इकोनॉमी बर्बाद होगी। तो ये क्या लेसन नहीं है सबके लिए? सर, ये 100% लेसन है। तो हर बार आपको लेसन सीखने के लिए खुद गलती करने की जरूरत नहीं है। बहुत बार हमें दूसरों की गलती से भी लेसन सीख लेना चाहिए। और वहां पे जब हमने तमिल इशू की बात की, एक्चुअली तमिल इशू जब वहां से उठा था, इशू स्टार्टिंग में लेट 70s अर्ली 80s में, उसके पीछे रीजन भी यही था कि उस समय वहां पे, क्योंकि 1970s के दौर में वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई थी, तो सोशल सेक्टर पे स्पेंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लोगों को फ्री एजुकेशन देना शुरू कर दिया, फ्री हेल्थ फैसिलिटी देना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा सब्सिडी देना शुरू कर दिया, फर्टिलाइजर पे फूड सब्सिडी देना प्रोवाइड कर दिया। तो वहां की सरकार की स्पेंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई, इनकम कम हो गई। तो ये बैलेंस ऑफ एक पेमेंट का क्राइसिस जो 70s में वहां पे चला, उस प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो पॉलिटिकल क्लास ने क्या किया, उन प्रोटेस्ट से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तमिल इशू को जो है सामने कर दिया। और तमिल इशू इतना खींच गया, उसके बाद वो 20-25 सालों तक वो खिंचता ही रहा, और फाइनली वहां पे सिविल वॉर हुआ और ये सारी की सारी समस्याएं हुई। तो डेफिनेटली पॉलिटिकल क्लास को ये सोचना चाहिए कि आप अपने थोड़े से बेनिफिट के लिए आप जो है सोसाइटी में जब इस तरह की चीजें क्रिएट करते हो, तो वो देर सवेर जो है आपको वो इम्पैक्ट करने ही वाला है। और इस तरह की चीजों का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। ये आप दुनिया भर में आपको देखने को मिलेगा। ये हमारे सामने केस स्टडी है कि अगर आपकी सोसाइटी के अंदर इस तरह के क्लैशेस होंगे तो वो सोसाइटी डेफिनेटली स्टेबल नहीं रह सकती। चाहे आपका इमीडिएटली इसके लिए रिजल्ट अभी देखने को ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये लोगों के दिमाग में चीजें घर कर जाती हैं, और इस कभी ना कभी ये फूटता है, जैसे श्रीलंका में अभी फूटा।
हर जगह फूटता है। जब 1970 हुआ, बांग्लादेश में फूटा, 2 अलग कंट्री हो गई। तो थोड़ा मिलके बैठ के सोचना पड़ेगा यार कि किस हद तक आप लोगों के इमोशंस का फायदा उठा सकते हो अपनी पॉलिटिकल उसके लिए। तो एक लाइन तो आपको खींचनी पड़ेगी ना कि यार इससे आगे मत जाओ, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ये थोड़ा सा तो लेसन है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए श्रीलंका इस समय का लेसन है कि जो पॉलिटिकल जो नेता लोग जिनको बोलते हैं, किस तरह से क्योंकि वो राजपक्षे की जो लीडरशिप थी, वो उनका सबसे बड़ा नैरेटिव यही था कि हम लोगों ने एलटीटी को खत्म किया, हाँ वी आर गिविंग यू सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने उनको वायलेंस से बचाया। सिक्योरिटी का मतलब फूड सिक्योरिटी भी सिक्योरिटी है, प्रॉपर उनके लिए एजुकेशन भी उनकी सिक्योरिटी का एक सोर्स और है। कोई यार एलटीटी ने वहां के कोई आम जनता को जाके सड़कों पे थोड़ी ना मार रहे थे। और वो प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम भी आपने ही क्रिएट करी जब आपने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, उनको किसी तरह की सुविधाएं देना शुरू नहीं किया। तो पहले तो आपने खुद प्रॉब्लम क्रिएट करी, फिर उनके खिलाफ वायलेंस करके आप उन्हीं जनता को बता रहे हो देखो मैंने आपको बचा लिया। अरे भैया, वो प्रॉब्लम भी तो फर्स्ट हैंड आपने ही क्रिएट किया था ना। खुद से थोड़ी तमिल लोगों के मन में अचानक से एक रात को आया होगा कि चलो हम लोग कल को इनसे मारना शुरू कर देते हैं। नहीं, उन्होंने भी बहुत समय तक वेट किया, जब उनको लगा कि अब बहुत एकदम दम घुटने लगा वहां पे श्रीलंका में, उनके ऊपर लार्ज स्केल वहां की सरकार के द्वारा बिल्कुल, दबाया जा, तभी चीजें हुई ना बहुत यार। डिस्क्रिमिनेशन हुआ, बहुत 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 ज्यादा। डिस्क्रिमिनेशन हुआ। आम आदमी ऐसे थोड़ी हथियार उठाएगा। तो मैं ऐसा नहीं है कि उसको जस्टिफाई कर रहा हूं उन्होंने जो वायलेंस किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वो जो चीजें क्रिएट की गई वो भी पॉलिटिकल क्लास के द्वारा ही क्रिएट की गई, एक अपने आप की छवि को बनाने के लिए समझ लीजिए, या फिर अपने पॉलिटिकल जो उनके जो गेन्स होते हैं उनको कंटिन्यू करने के लिए। तो ये लेसन है, सोचना पड़ेगा इस और कभी बात का। कभी इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसा बेंगलुरु में कुछ कंपनीज बोल रही हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करने के बारे में दोबारा सोचेंगे बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु हमारा कंट्री का सिलिकॉन वैली रहा, उसके बारे में इस तरह की खबरें बिल्कुल बेंगलुरु के इमेज के लिए अच्छी नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी पर भी इनका असर हो सकता है। हाँ बिल्कुल, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि भैया आप आइए हम आपको सस्ते में जमीन दे देंगे, और भी बहुत चीजें होती हैं। सिकंदर सर, ये बताइए कि अब श्रीलंका के पास ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, क्या करना चाहिए श्रीलंका? देखिए, जब तक श्रीलंका ने कोशिश किया तो वो इंडिया, चाइना वगैरह से, बांग्लादेश से, जापान से हेल्प लेके चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि दूसरी कंट्री आपको एक लिमिट तक ही हेल्प कर सकती है, अल्टीमेटली सॉल्यूशन आपके अंदर से ही आता है। तो इस समय बैलेंस ऑफ पेमेंट के केस में उनके पास एक ऑप्शन ये बचता है कि वो आईएमएफ के पास जाएं, जो कि वो ऑलरेडी जा चुके हैं। और आईएमएफ के जाने का इंडिकेशन उन्हें थोड़े समय पहले ही दे दिया था, जब उन्होंने अपनी करेंसी को डिवेल्युएट वगैरह किया था और थोड़ा सब्सिडी वगैरह वहां पे कम किया था। तो इस समय जो इमीडिएट सॉल्यूशन नजर आता है वो तो आईएमएफ ही है। श्रीलंका में आईएमएफ को लेकर कोई बहुत अच्छा माहौल नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मजबूरी में ही कोई कंट्री आईएमएफ के पास जाता है, क्योंकि वो जब टर्म्स एंड कंडीशन रखेंगे तो आपको मानना पड़ता है। तो एक तो सोल्यूशन हो गया उनके पास आईएमएफ, लेकिन उनको बहुत सारे जो है वो इंटरनल रिफॉर्म्स भी करने की जरूरत है। जैसे जब राजपक्षे जी आए तो इन्होंने क्या किया, वहां पे टैक्स कम कर दिए, एक जनता में अपना इमेज बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने जब इलेक्शन कैंपेन चल रहे थे तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं टैक्स को कम कर दूंगा, वो सब चीजें। अब टैक्स को कम कर दिया तो भैया आपकी सरकार की इनकम कम हो गई, तो सरकार के पास जब इनकम ही नहीं है तो खर्चा कहां से करेगी, है ना, वो प्रॉब्लम। तो टैक्स रिफॉर्म करने की जरूरत है। सब्सिडीज पे जब आप इतना देखिए, सब्सिडी पे तब इतना ही खर्चा करोगे ना जितनी आपकी इनकम है, इनकम से ज्यादा खर्चा तो नहीं कर सकते ना। तो कुछ सब्सिडी रिफॉर्म करने की वहां पे जरूरत है। एक चीज वहां पे है प्राइवेट सेक्टर। श्रीलंका के अंदर मोस्टली वहां के जो बैंक्स हैं या फिर वहां पे जो प्रोडक्शन जो होती हैं, मोस्टली वहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, प्राइवेट सेक्टर बहुत ही कम एग्जिस्ट करता है। तो प्राइवेट सेक्टर को डेफिनेटली वहां पे एक वेलकम करने की जरूरत है, और चीजों के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल कम से कम हो। ये जो है वहां पे बड़ी चीज है। जो लॉस मेकिंग कंपनी है, जैसे इंडिया ने किया, जब हम लोगों ने यहाँ पे रिफॉर्म किए, उनको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, जैसे अभी अभी हम लोगों ने एयर इंडिया को बेचा, क्योंकि लॉस मेकिंग था बहुत ज्यादा। तो जो लॉस मेकिंग फर्म है, आप उनको जो है एफडीआई के थ्रू रिवाइव करने की कोशिश कीजिए, या फिर प्राइवेट सेक्टर को जो है आप वो चीजें दे सकते हो। वो इस तरह के कुछ सोल्यूशन हो सकते हैं। और करेंसी स्वैप वगैरह तो ऑलरेडी हम लोग कर लिया, लेकिन ये वो ना बैंडेज वाली बात है, आप सिर्फ घाव के ऊपर बैंडेज लगा रहे हो।